दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड ऑफ कोर्स हेलो। सबसे पहले नए साल में हम लोग मिल रहे हैं तो प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है कि नया साल हम सबके लिए अच्छा गुजरे। अब क्या गुजरेगा वो हम सब जानते हैं। इतना ही कहूंगी कि हमारे संघर्ष और मजबूत हो, हमारी एकता सॉलिडारिटी और मजबूत हो, और हम अपने संविधान के लिए, उसको बचाने के लिए इसी तरह से काम करते रहें। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप सबने पूना में बुलाया, क्योंकि मैं मानती हूं, जितना भी मैं जानती हूं, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे दूर बैठे बैठे लगता है कि पूना में बड़ा जबरदस्त एक्टिविज्म होता है। हर साइड वाले का खूब जबरदस्त है यहाँ पर सिर्फ एक साइड का नहीं है, मगर जो हमारा वाला एक्टिविज्म है, आप और हमारा, वो भी यहाँ जबरदस्त है। और मैं दोस्तों को कह रही थी कि कई दफा ऐसा लगता है कि दिल्ली में तो खत्म हो गया एक्टिविज्म, अब ढांचे बन गए, संस्थाएं बन गई, एनजीओज ब्यूरोक्रेट्स हो गए। असली एक्टिविज्म देखना होता है तो पूना आना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। तो आज देखिए कितने लोग आए हैं। दिल्ली में तो आप जो मर्जी कर लो, इतने लोग नहीं आएंगे कभी। तो मैं चाहती हूं कि आप प्लीज मेरी तरफ से अपने लिए इस एक्टिविज्म के लिए जोर से एक ताली बजाएं। आज सुबह 10 बजे मैं पूना आई और स्वप्निल मुझे लेने आए हुए थे, और 10 बजे से लेकर लगभग अभी तक मैं अभिव्यक्ति, लोकायत और दूसरी संस्थाओं के बारे में बातचीत करती रही। तो बहुत ही इंस्पायर्ड फील कर रही हूं। 70 साल की होने वाली हूं, मगर एक नई ऊर्जा से आ रही है कि अब कुछ जाके इस तरह का दिल्ली में शुरू करने की कोशिश करें जैसे आप लोग यहां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सच में बोलती हूं कि ये वहां खत्म हो गया, तो बहुत मुबारक है, इसको जिंदा रखें, क्योंकि इसके अलावा भारत के, हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए जीने का कोई और तरीका नहीं है। अगर हम चुप रह गए तो खत्म है, ये तो आप जानते हैं। आप करोगे तो शायद हम भी बच जाएं। तो मिलकर जितनी आज सॉलिडारिटी की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म की जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी। और दूसरी चीज जिसके लिए मैं यहां आई हूं वो है सावित्रीबाई फूले को अपनी श्रद्धांजलि देने, उनको सल्यूट करने, सलाम करने। कितनी छोटी सी उम्र में उन्होंने काम शुरू किया और कितना बड़ा काम किया। हम लोग जो आज यहां हैं, ऐसी महिलाओं के कंधों पर खड़े हुए हैं। अगर वो ना होती तो हमारे कद बहुत छोटे होते। उनसे सीख सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप उनके शहर में रहते हैं, उनके काम को आगे ले जा रहे हैं। शिक्षा पर जो उन्होंने काम किया, पहले खुद शिक्षित हुई और फिर औरों को पढ़ाया, सिखाया। और कैसी शिक्षा? शिक्षा कई तरह की होती है। एक तो हम देख रहे हैं जो आजकल फैक्ट्री में, स्कूल जिसको हम कहते हैं, वो फैक्ट्रियों में बेची जा रही है। और
क्या सिखा रही है? मैं ये मानती हूं कि दुनिया में जितनी गड़बड़ है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वो डाउरी है, चाहे वो बेटियों का सेक्स सिलेक्शन है, ये ज्यादातर पाप पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं। अगर पढ़ लिख के यही करना है तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने शिक्षा की बात की थी, शिक्षा जो हमें आजाद करे, सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्त करे। तो मैं सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की याद में एक अपनी कविता सुनाकर उन्हें सलाम करती हूं। यह भी शिक्षा पर है। एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? अरे पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है? बेटी को गुस्सा आ गया, बोली जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। यानी अगर मैं लड़का होती तो शायद मुझे पढ़ने की जरूरत न होती, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। और आगे चलती है, कहती है पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है। पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है। कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। फिर बोली मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने पांवों चलना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना आप ही घड़ना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। फिर बोली हर जोर जुल्म से लड़ना है, सो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। फिर बोली मीरा का गाना गाना है। यहां मैं बोलूंगी सावित्री का गाना गाना है, सो पढ़ना है। हर ज्ञानी से बतियाना है। आई वॉन्ट टू हैव अ डायलॉग विद एवरी वाइज पर्सन। हर ज्ञानी से बतियाना है, सो पढ़ना है। मीरा का गाना गाना है, सो पढ़ना है। अनपढ़ का नहीं जमाना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। ये मैंने लिखी तो लिटरेसी के लिए थी, क्योंकि लिटरेसी के लिए 3 स्लोगन्स लिखे थे। क्योंकि हमें तो 3 R's कहते थे कि लिटरेसी का मतलब है कि 3 R, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। तो मैंने कहा भाई इससे तो पूरा नहीं होगा हमारा काम। तो मैंने लिखा था कि मैं पढ़ना सीख रही हूं ताकि जिंदगी को पढ़ सकूं। मैं लिखना सीख रही हूं ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। और हिसाब सीख रही हूं ताकि अपने अधिकारों का भी हिसाब ले सकूं। कर्तव्यों का हिसाब तो दुनिया देती रहती है, अधिकारों का भी हिसाब ले सकूं। तो उसके लिए लिखा था। मगर जब मैं विमेन स्टडीज के नजदीक आई तो मुझे लगा कि ये कविता विमेन स्टडीज के लिए और हर स्टडी के लिए लागू होती है। तो दोस्तों मैं यहां सीखने ज्यादा आई हूं। अब बिना भाषण दिए तो कोई बुलाता नहीं है, इसलिए बोल रही हूं। वरना असल मेरा मकसद है यहां से ऊर्जा लेकर जाना और आगे बढ़ना।
मुझे कहा है कि मैं पितृसत्ता के बारे में बोलूं। इसकी जड़ें कहां तक हैं, इसकी ऊंचाई कहां तक है, इसकी चौड़ाई कहां तक है, ये कहां तक हम हर एक के अंदर बैठी है। आज 40 साल नारीवादी एक्टिविज्म के बाद भी कभी कभी अपने ही अंदर छुपी बैठी नजर आ जाती है ये कमबख्त पितृसत्ता, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने गीतों में। मतलब कितना इसको आप निकालोगे, इसकी जड़ें निकलती नहीं है। और मेरा ये अपना खुद का अनुभव है कि निकलती नहीं है। तो दोस्तों कोई 15-20 पॉइंट हैं। जब बोर होने लगो तो 2-4 लोग हाथ उठा देना, मैं बंद कर दूंगी। हाँ, अच्छा नहीं उठाओगे तो बोलते रहूंगी। तो पितृसत्ता, पेट्रियार्की, पिदरशाही, बांग्ला में पितृतंत्रो, ये एक पुराना शब्द है। एंथ्रोपोलॉजी में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ, लेकिन आज इसका मतलब बदल गया है। आज ये पितृतंत्रो नहीं है, आज इसका असली मतलब है पुरुष तंत्र, मेल डोमिनेशन। अब इसका सिर्फ मतलब नहीं है कि सिर्फ परिवार में है ये और सिर्फ पिताजी करते हैं। अब ये है हर जगह है ये, और कोई भी पुरुष कर सकता है, अपना तंत्र दिखा सकता है, अपनी शक्ति दिखा सकता है। चाहे बस में 5 लड़के हों, चाहे गोवा की लिफ्ट में 1 लड़का हो, कोई भी हो सकता है। सो पितृतंत्र एक्चुअली मीन्स पुरुष तंत्र। ये एक सोशल सिस्टम है, जैसे जातिवाद, कास्ट, जैसे रेस, नस्लवाद, जैसे क्लास, ये सब सोशल सिस्टम्स हैं। वैसा ही एक जुल्मी, घातक, अत्याचारी सोशल सिस्टम है। और तमाम सोशल सिस्टम्स के जैसे पितृसत्ता के 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। एक तो ये ढांचा है, ढांचा, इट्स अ स्ट्रक्चर। ढांचा होता है जो आपको दिख जाता है कि परिवार में घर का मुखिया कौन, पिताजी। परिवार का नाम किससे, पिताजी से। अधिकतर देशों में अधिकतर पार्लियामेंटेरियंस कौन, पुरुष। अधिकतर कॉर्पोरेट लीडर्स कौन, पुरुष। आदि रिलीजियस लीडर्स अधिकतर क्या, 99%। ये ढांचा है जो दिखाई देता है। लेकिन ढांचे के साथ साथ चूंकि हम इंसान हैं, सिर्फ ढांचों से काम चलाने की जरूरत नहीं है। एक विचारधारा इंसानों को दे दो और उनके मन में, उनके दिमाग में या हार्ड डिस्क में फिट कर दो, तो फिर वो चलते रहते हैं उसी ढांचे पे। तो उसके लिए ये एक विचारधारा है। और ये आइडियोलॉजी रोज फैलाई जाती है। जैसे इन्होंने बात की, कल्याणी ने बात की एडवर्टाइजमेंट्स की, गीतों की, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही बड़ी देवता हो। अब सुबह से शाम तक सुनाओ, मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे विस्की से गटका ले। मतलब इतना रिपीट करो कि हर एक लड़की और लड़के के दिल में बैठ जाए कि औरत की जगह कहां है और मर्द की जगह कहां है। तो ये एक न दिखने वाली चीज है, विचारधारा। हवा की तरह प्रदूषण फैला रखा है इसने, और हम ये सांस लेते रहते हैं और सब समझते रहते हैं कि यही तरीका है जीने का, और कोई तरीका नहीं है जीने का। तो ये दोनों चीजें हैं। पितृसत्ता की वो मेरी जो इन्होंने
मेरी बहुत सारी किताबों का नाम लिया, ये किताबें नहीं है, ये बुक्स नहीं है, ये बुकलेट है, बुकलेट। बुकलेट माने छोटी सी किताब, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, मैं फेमिनिस्ट लेट हूं, छोटी फेमिनिस्ट हूं। और इन किताबों का नाम है जेंडर बेसिक्स, मतलब बिल्कुल प्राइमरी स्कूल टाइप की किताबें हैं, मगर चूंकि इतनी साधारण भाषा में लिखी ज्यादा किताबें नहीं है तो इसलिए मशहूर हो गई। और बहुत सी भाषाओं में 25, 30, 40 एशियन लैंग्वेजेस में इनका तर्जुमा हुआ, अनुवाद हुआ। तो मेरी जो पितृसत्ता की पुस्तक है उसमें एक छोटी सी परिभाषा है, और ये कोई मेरे विचार नहीं है, मेरी कॉपीराइट की डेफिनेशन में बता दूं। मेरी कॉपीराइट की डेफिनेशन है राइट टू कॉपी। राइट टू कॉपी, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना के हमारा सत्यानाश कर दिया। कौन है आज जो फेमिनिस्ट बन जाए जिसने सावित्रीबाई फुले को ना सुना हो? कौन है आज जो फेमिनिस्ट बन जाए जिसने मीरा से इंस्पिरेशन न लिया हो? इन सब से लेके तब हमारे कुछ विचार पैदा होते हैं। अब उसको कहें कि नहीं ये कमला वसीम के विचार हैं, आई मीन इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? बकवास एकदम। तो एनीवे, जो डेफिनेशन मैंने इधर उधर से मार मूर के लिखी वो ये है कि ये एक सामाजिक व्यवस्था है पितृसत्ता। यानी ये मेरे बेचारे पिताजी खराब आदमी नहीं है, मेरे हस्बैंड जी बुरे आदमी नहीं है, वो भी एक पूरे सिस्टम के मारे हुए हैं। वो भी उसमें से निकल के उसी कुएं का पानी वो पीते हैं, उसी कुएं का पानी मैं पीती हूं, और हम सबको वही बीमारी है। सो इट्स अ सोशल सिस्टम। नंबर 2, इस सोशल सिस्टम में पुरुषों को उत्तम माना जाता है। मेन आर सुपीरियर। कौन कहता है? वो कहते हैं कि वो सुपीरियर है। कोई प्रूफ की क्या जरूरत है? जिसकी लाठी उसकी परिभाषा, कोई प्रूफ नहीं। जैसे जातिवाद में कहते हैं कि ब्राह्मण सुपीरियर है, कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है। क्यों है सुपीरियर? ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी के सिर से पैदा हुए। आपने देखा किसी के सिर से पैदा हुआ? भाई हमने तो सबको एक ही रास्ते से आते देखा है, और वो रास्ता पुरुषों के पास है ही नहीं। उन बेचारों के पास स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, और चाहे पोप हो चाहे शंकराचार्य हो, इसी रास्ते से निकलते हैं। और बाद में इसी रास्ते को गालियां देते हैं, अपनी इज्जत वहां जाके छुपा देते हैं। हमारा बलात्कार क्या होता है तो कहते हैं समाज की नाक कट गई, समाज की बदनामी हो गई। अरे वहां समाज रखा किसने था? हमने तो नहीं रखा वहां पर समाज आपका। इज्जत लूट गई। भाई हमने वहां इज्जत रखी नहीं। हमारी इज्जत तो हमारे कैरेक्टर में है, हमारी इज्जत हमारी पर्सनालिटी में है, हमारी इज्जत हमारे शरीर के एक हिस्से में हमने नहीं रखी हुई। इज्जत हमारी नहीं जाती, इज्जत बलात्कारी की जाती है, जानी चाहिए, हमारी नहीं जाती। तो पितृसत्ता नंबर 2 परिभाषा है कि वो मर्दों को बाय डेफिनेशन सुपीरियर मानते हैं। और नंबर 3 पितृसत्ता में पुरुषों के पास अधिक कंट्रोल है। काय पर? 3 चीजों पर। रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, all kinds of resources men have more control. Secondly,
चूंकि रिसोर्सेस पर कंट्रोल है तो डिसीजन मेकिंग पर, निर्णय लेने की शक्ति पर उनका कंट्रोल है। और तीसरा सबसे घातक, आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर उनका अधिक कंट्रोल है। धार्मिक विचारधारा वो बनाते हैं, आर्थिक विचारधारा वो बनाते हैं, संविधान हमारे वो लिखते हैं, हम कब उठें कब सोएं, कहां जाएं कहां ना जाएं वो बताते हैं। विचारधारा पर उनका कंट्रोल है। दिस इज पेट्रियार्की फॉर यू। तो दोस्तों, नंबर 4 है, अनफॉर्चुनेटली पितृसत्ता को सिर्फ पुरुष नहीं मानते, हम औरतें भी इसको पूरी तरह से मानती हैं और हम इसको ज्यादा लागू करती हैं। इसको बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी हम पर थोपी जाती है। तो हम अपने खिलाफ एक समाज तैयार करते हैं। हम ऐसा समाज तैयार करते हैं जिसकी बात वहां लिखी है कि हम हर साल 50,000 बेटियों को मार देते हैं। कौन मारता है? दुश्मन नहीं मारता, परिवार। 50,000 एवरी ईयर। ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? ये गाइनोसाइड नहीं है तो क्या है? और कितनी बार इस पर संसद में चर्चा हुई और कितनी बार हड़ताल करके चक्का जाम हुआ, मैंने नहीं सुना। कोई छाती पीटते हैं तो महिला आंदोलन वाले छाती पीटते हैं, ट्रेड यूनियन भी इस पर छाती नहीं पीटती, पॉलिटिकल पार्टी भी इस पर छाती नहीं पीटती। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की बेटियां सिर्फ विमेन्स मूवमेंट की हैं। ये तो आपको इतने सारे मर्दों को देखकर दिल ऐसा खुश हो रहा है मेरा कि मैं क्या बताऊं। वरना पितृसत्ता की बात हो, जेंडर की बात हो, बस हम लेडीज, वो लेडीज क्लब है, क्योंकि जेंडर का पुरुषों से क्या लेना देना, पितृसत्ता का पुरुषों से क्या लेना देना, वो तो सिर्फ हमसे लेना देना है। तो पितृसत्ता औरतें भी मानती हैं और पुरुष भी मानते हैं। और दोस्तों, पितृसत्ता के अंदर औरतों की हर चीज पर कंट्रोल किया जाता है। हमारी श्रम शक्ति पर कंट्रोल होता है, हम कौन सा काम करेंगी, हम क्या पढ़ेंगी, कौन सी नौकरी हमारे लिए जायज है, ये सब कुछ आवर प्रोडक्टिव पावर, हमारी श्रम शक्ति पर पितृसत्ता कंट्रोल करती है। हमारी प्रजनन शक्ति पर पितृसत्ता कंट्रोल करती है। हमारी शादी कितने साल में होगी, हम कितने बच्चे पैदा करेंगी, हम कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करेंगी, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे लिए ही बनेंगे जिनसे कैंसर हम सहेंगे, ब्लीडिंग हम सहेंगे, वो सब। हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, चाइना की और हमारी, एक करेंगे कि 2 करेंगे, कब करेंगे, लड़कियां होती रही तो कितने करेंगे। तो हमारी प्रजनन शक्ति जो कुदरत ने हमें दी है, मगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते। हमारी सेक्सुअलिटी, उस पर हमारा अपना कंट्रोल नहीं है। परिवार वाले अपनी बेटियों को ढकते हैं, दूसरों की बेटियों को नंगा करके बाजारों में खड़ा करते हैं, इश्तिहारों में खड़ा करते हैं, पोर्नोग्राफी में बेचते हैं। तो पितृसत्ता में दोनों प्रकार की सेक्सुअलिटी चाहिए। अपनी पत्नी और बेटी और बहन की सेक्सुअलिटी को ढका जाता है ये बड़े बड़े सिल्क के दुपट्टे पहनाकर, और दूसरों को निर्वस्त्र किया जाता है, नग्न किया जाता है। पितृसत्ता में दोनों तरह की औरतों की जरूरत है। सारे संसाधनों पर पुरुषों का हक है। और जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, गिन लेते हैं, फैमिली जो कि पितृसत्ता की प्राइमरी स्कूल है, यहां ऑडियो विजुअल तरीके से पितृसत्ता सिखाई जाती है। ऑडियो विजुअल सुबह से लेकर रात तक चलता है। या तो देख के सीख लो, नहीं देखा तो सुनाएंगे, और सुन के नहीं सीखा तो दंड देंगे,
जैसे फैमिली के बाहर निकले या फैमिली में जिस दिन ही पैदा हुए, बिना हमसे पूछे हमें एक धर्म सौंप दिया जाता है। कोई हमारी उसमें राय नहीं है कि मैं क्या बनूंगी, बस जहां जो मर्जी थोपी। तमाम धर्म पितृसत्तात्मक हैं। उससे आगे निकलिए, एजुकेशन, शिक्षा। सबसे पहले शिक्षा धर्मों के अंदर थी और लड़कियों को पढ़ने का हक ही नहीं था। 2-3 साल पहले मैं एजुकेशन पर कुछ पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लड़कियों का एडमिशन लड़कों के एडमिशन के 231 साल बाद हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो हमारी तो बात ही छोड़ दो, हम कौन है, वो तो आका है, हमारे माई बाप हैं। तो माई बाप के यहां ये हो रहा है, तो औलाद के यहां क्या होगा आप देख लो। एजुकेशन टोटली पेट्रियार्कल। हमारे यहां कहा गया कि शूद्र और औरत वेद नहीं सुनेगी, सुन लिया तो गरम सीसा डालकर उसके कान में खत्म कर दो, बिकॉज दे न्यू द पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़ लिख गई तो पितृसत्ता तो गई, तो इसलिए हमको पढ़ने नहीं दिया गया। लीगल इंस्टीट्यूशंस का भी धर्मों से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, वो भी पेट्रियार्कल। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्मी, पेट्रियार्कल। मीडिया, बाय मेन फॉर मेन ऑफ मेन, पेट्रियार्कल। और अब मैंने 10-12 साल से एक और जोड़ा है इसमें, एनजीओज, लार्जली पेट्रियार्कल, कुछ को छोड़ के, विच आर विमेन हेडेड, विमेन ओरिएंटेड। तो पितृसत्ता की जड़ें केवल परिवार में होती तो डील कर लेते। अगर मान लो किसी वजह से सावित्रीबाई फूले जैसा परिवार मिल गया, पति पत्नी पार्टनर्स, तो बच जाते। लेकिन ऐसे परिवार से निकलकर बाहर धर्म आके पकड़ लेता है, बाहर शिक्षा आके पकड़ लेती है, बाहर पंचायत आके पकड़ लेती है। मतलब आप बच के जाओगे कहां? ऐसा बड़ा जबरदस्त विस्तृत जाल है इसका, पितृसत्ता का। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि पितृसत्ता में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय चांस नहीं है, ये ढांचागत है, ये सिस्टमिक है, ये स्ट्रक्चरल है। अगर पितृसत्ता चाहिए तो वायलेंस जरूरी है। अगर शूद्र का, दलित का का शोषण करना है, बिना वायलेंस के कैसे हो सकता है? गरीब का शोषण बिना वायलेंस के कैसे हो सकता है? हर अनजस्ट सिस्टम, ना इंसाफी पर आधारित हर सिस्टम वायलेंस से चलता है। तो पितृसत्ता भी वायलेंस से चलती है, हर तरह की वायलेंस की जाती है। पूरी दुनिया में यूएन कहता है 3 में से 1 औरत हिंसा सहती है। अगर 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, 3.5 बिलियन औरतें हैं, 3 में से 1 औरत अगर हिंसा सहती है तो 1 बिलियन औरतें हिंसा सहती हैं। 1 बिलियन वुमेन, 100 करोड़। इससे बड़ा दुनिया में युद्ध और कोई नहीं है। इट्स द बिगेस्ट वॉर इन द वर्ल्ड। और सबसे दुख की बात यह है, और सबसे अनोखी इस वॉर की बात यह है कि ये वॉर सबसे ज्यादा परिवारों के अंदर होती है, हमारे अपने करते हैं। दुश्मनों की जरूरत किसे? जुल्म अपनों ने हम पे किए। कौन कहता है जन्नत इसे? हमसे पूछो जो घर में फंसे। तो ये
भारत सरकार कहती है कि हिंदुस्तान के 40% पति परमेश्वर अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। 40%। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन कहता है कि नहीं, शायद 40 नहीं है, 50-60% है। यानी कानून की नजर में हमारे धर्मपति क्रिमिनल्स हैं, मेरी नजर में नहीं। 40-60%। और ये ग्लोबल फिगर मान लीजिए आप, 35% to 40% इज ग्लोबल। तो ये पितृसत्ता की जो बीमारी है ये सिर्फ हमारी नहीं है, सब जगह ये फैली हुई है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सबसे जो खतरनाक चीज है कि धर्म जो है, जो धर्म आजकल हम लोग मानते हैं, पुराने वाले धर्म जहां नारी की पूजा होती थी, जहां प्रकृति की पूजा होती थी, उन धर्मों की बात नहीं कर रही, वो पितृसत्तात्मक नहीं थे। लेकिन आज के जो हमारे मेन धर्म हैं, जिनको मैं कहती हूं मॉडर्न रिलीजन्स, ये 4-5 हजार साल पुराने, ये सब पितृसत्तात्मक है। तमाम हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, एवरी वन ऑफ देम। इनमें से कोई भी धर्म एक औरत को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है। कोई औरत पोप नहीं बन सकती, शंकराचार्य नहीं बन सकती, दलाई लामा नहीं बन सकती। तो कैसा भगवान है जो 50% इंफीरियर लोग पैदा करता है? मतलब 50% पे तो सेकंड डिवीजन भी नहीं आती। और कैसे माना जाए उस धर्म को जो आधी दुनिया को कहता है कि तुम इंफीरियर हो? उसको धर्म कैसे माना जाए? हर धर्म में जो एक चित्र बनता है भगवान का, जो भाषा है धर्मों की, उसमें मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल होता है भगवान के लिए। ही, इफ गॉड इज ही इज गॉड। अगर भगवान पुरुष है तो पुरुष भगवान है। और ये धर्मों ने बाकायदा कहा है। और चूंकि धर्म को टोकना, रोकना, चैलेंज करना बहुत चैलेंजिंग है, तो हम लोग डर जाते हैं। हम चुपचाप करवा चौथ का व्रत रख लेते हैं। हम चुपचाप माँ बाप के मरने पर भाई को आगे कर देते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। क्या पता यार, कोई भूत होता ही हो, क्या पता नरक स्वर्ग कहीं होता ही हो, और मैंने करवा चौथ नहीं रखा और वो मर गया तो क्या होगा मेरा? वो मरा कार के एक्सीडेंट में है, लेकिन दोष मेरा। शराब पी के किडनी फेलियर हो गया, दोष मेरा। तो चलो भैया करते रहो करवा चौथ। मरेगा तो मैं कहूंगी भाई मैं तो करवा चौथ कर रही थी। तो अगर करवा चौथ से ही सारे पुरुष बच जाते तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लोग करवा चौथ मनाते। लेकिन फॉर्चुनेटली सिर्फ यहीं पर मनता है, बाकी लोग आराम से खाते पीते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम धर्मों को चैलेंज नहीं करेंगे, और कितने लोग हैं जो धर्मों को चैलेंज करते हैं, हमारे कितने कल्चरल ट्रेडिशंस पितृसत्तात्मक हैं। शब्द ले लें हमारी भाषा में। हमारी भाषा में पति बोलते हैं हम, जिस आदमी से हमारी शादी होती है, पति। बांग्ला में बोलते हैं स्वामी, उड़िया में स्वामी, उर्दू में मजाजी खुदा, शौहर, खामिंद, अंग्रेजी में हस्बैंड। ये वही शब्द है जिससे एनिमल हस्बेंड्री बना है। हस्बैंड का मतलब है कंट्रोलर, डोमेस्टिकेटर। किसी भी शब्द में इन शब्दों में बराबरी नहीं है।
अगर सुबह से शाम तक आप उसको पति 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 मालिक कहोगे, अगर एक मालिक है तो लॉजिकली दूसरा कौन है? गुलाम है अगर एक मालिक है तो। मेरा संविधान कहता है कि मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता, लेकिन मेरा शब्द कहते हैं, मेरे रीति रिवाज कहते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं एक हिंदू लड़के से प्यार करती हूं, हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हाथ में हाथ लेके घूमते हैं, मोटरसाइकिल कभी वो चलाता है कभी मैं चलाती हूं, हम दोनों शादी करने का सोच लेते हैं। माँ बाप को खुश करना है तो शादी हिंदू तरीके से होगी। तो जैसे ही साथ फेरे होते हैं मैं ढाम करके उसके पैर छूती हूं, वो कल वाली बराबरी गायब। मैं उसके पैर छूती हूं और वो मेरे सिर में निशान लगाता है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर सेल एनी मोर। ये बिक गई, इसकी तरफ कोई मत देखो। और मेरे को ऐसा सजाया जाता है कि 2 मील दूर से पता लग जाता है कि प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल। और भाई साहब के शरीर पर कोई निशान नहीं, ना तो कोई ताली, ना कोई मंगलसूत्र, ना कोई सिंदूर, सब उनसे दूर। वो जैसे कल थे वैसे आज। हमारा नाम बदल गया, कल भसीन थे तो आज मलिक बन जाओ, कल मलिक थे तो आज भसीन बन जाओ। कन्यादान, 18 साल से बड़ी लड़की, 30 साल की, मास्टर्स करा हुआ है, उसका कन्यादान। I mean, अब सोचिए तो सही कि हम, और कितने लोग हैं यहां जिन्होंने अपने परिवार में ये सब नहीं देखा या नहीं किया। सब करते हैं क्योंकि धर्म से डरते हैं, क्योंकि इन चीजों से डरते हैं कि इसको बदले कौन। और मैंने बाय गॉड कुछ चीजें बदली हैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, आज भी जिंदा हूं। और घर वालों ने, अगर एक ने क्रिटिसाइज किया तो 9 ने कहा वेरी गुड यार, हम भी सोच रहे थे, तूने कर दिया। माता जी के जब अंतिम संस्कार हुआ तो हम बहने भी गए, तो पंडित जी ने एक बार कहा कि मैडम औरतें नहीं करती। तो मैंने कहा पंडित जी आप खिसक लो। नहीं 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 मैडम ऐसे कैसे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप कर लो। अरे उस बेचारे को 500 रुपए चाहिए, आप कुछ भी करवा लो उससे। काय का धर्म, एक धर्म है पैसा, सबसे बड़ा रुपया। तो चुपचाप खिसक लिए। और मेरी मां किसी और कारण से हो सकता है स्वर्ग न गई हो, लेकिन मेरे अंतिम संस्कार के कारण स्वर्ग न गई हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती। उसके खून से बनी हूं मैं भी। अब मैंने उनको अपने घर में रखा था, मेरे घर से उनकी अर्थी उठी। जिस दिन वो मेरे घर में गुजरी तो मेरे भाई नहीं थे वहां पर, और शहर में थे, तो मेरे एक कजन आए, बोले कि लड़की के बेटी के घर से तो अर्थी नहीं उठती। तो ऐसा करते हैं, इनको मामी जी को, वो मेरे मतलब वो मेरी मामी लगती थी, उनकी मामी जी की बॉडी को मेरे घर ले जाते हैं, वहां से उनकी अर्थी उठाएंगे। मैंने कहा यार वो 3 साल से मेरे घर रहती थी, तब क्यों नहीं ले गए आके उनको। मैंने कहा उनको पालने के लिए मैं ठीक थी, वो आपका धर्म कहता है क्या? मेरी कम्युनिटी वो है जहां आप अपनी बेटी के घर गिलास का पानी नहीं पी सकते हो। अगर आपने पानी पिया तो नरक इज पक्का। वहां वो मेरे पास रही 3 साल, और उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी मैं। पहले दिल्ली में आके मेरे भाई के घर गई, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मेरे घर आ जाओ, मुझे मालूम था क्या होने वाला है। 15 दिन में मेरे भाई का फोन आया कि यार यहां तो नहीं चल रहा है। 16 दिन में मेरी मां का फोन आया कि यहां नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा हमने तो पहले ही कहा था आ जाओ। तो मेरे पास रही, वहीं गुजरी, और सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अंतिम संस्कार करने में।
उनकी अर्थी को कंधा देने में। एक दो लोगों ने रोका, 90% ने शाबाशी दी। तो हम दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं? हम खुद डरते हैं और कहते हैं समाज 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 समाज। समाज कौन है? आप और मैं तो समाज हैं। तो दोस्तों, मैं ये मानती हूं कि आज एक कल्चरल रेवोल्यूशन की जरूरत है सबसे ज्यादा। सरकार को देखते रहो, कानूनों को देखते रहो। कानून और नए बिलों से काम नहीं चलेगा, नए दिलों की जरूरत है, नए दिलों की, नॉट न्यू बिल्स। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि पितृसत्ता का बहुत नजदीकी जुड़ाव है कास्ट से, क्लास से और रेस से और हर धर्म से। कास्ट सिस्टम चल नहीं सकता पितृसत्ता के बगैर। अगर कास्ट सिस्टम को चलाना है तो औरत को दबाना जरूरी है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ पितृसत्ता के साथ हो नहीं सकती। हमारी लड़ाई पितृसत्ता के साथ है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई रेसिज्म के खिलाफ है और होनी चाहिए। और आज हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा तो नहीं, ये सब एक ही कद के हैं और बड़े बड़े हैं, वो है कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की। कई बार मैं सोचती हूं कि अगर सच में सिर्फ धर्म होता ना तो शायद हम उसको धरपटकते, धीरे धीरे शायद वो खत्म हो जाता। लेकिन ये नया धर्म जो आ गया है कैपिटलिज्म का, ग्लोबलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की की जो ताकत है वो गजब है। आज पोर्नोग्राफी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और पोर्नोग्राफी औरत को एक वस्तु बना देती है और पुरुष को दानव बना देती है। आज कॉस्मेटिक्स, और आप लोग तो उसके ऊपर जंग कर रहे हो, कॉस्मेटिक्स $1 बिलियन इंडस्ट्री है। फेयर एंड लवली लगा लगा के गोरे होंगे साउथ एशियंस। पहले सूरज का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, फिर गोरे हो सकते हो, फेयर एंड लवली से नहीं होगा। और आज उल्लू बना रहे हैं मर्दों को भी, उल्लू बनाविंग फेयर एंड हैंडसम, उल्लू बनाविंग, और बन रहे हैं हम। मतलब उनके आप डेटा देख लो कितना पैसा वो कमा रहे हैं हमें उल्लू बना बना के। इससे $1 बिलियन इंडस्ट्री। टॉयज, खिलौने हमारे, बार्बी डॉल फॉर गर्ल्स एंड गन्स फॉर बॉयज, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सलमैन, सारे चल रहे हैं इकट्ठे, सारे इकट्ठे चल रहे हैं। आज स्पोर्ट्स में जो मर्दानगी है, आईपीएल की टीमों के नाम तो देखो, दिल्ली डेयर डेविल्स, कोची टस्कर्स, पुणे क्या है, हाय हाय वॉरियर्स, शक्ल तो देखो अपनी, पुणे वॉरियर्स। या तो ऐसे बेहुदा नाम, नॉन वायलेंट नेम्स ऑल ऑफ देम, या सब रजवाड़े के राजा। पंजाब रॉयल्स, क्या राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स ब्लडी 11, क्या बकवास है। मतलब डेमोक्रेसी तो अंदर दिल में है ही नहीं। तो या तो राजा महाराजा या वायलेंट टस्कर्स। एंड कैन यू इमेजिन a team calling itself Tuskers? मतलब इनको शर्म भी नहीं आती। और आईपीएल वो चियर औरतों को ले आई उठा के वहां से, वो गोरी औरतों को लाके आधे कपड़े पहना के हर छक्के पे नाच रही है, और वो दूसरे कमबख्त उनको देख देख के कूद रहे हैं बंदरों के जैसे। Where are we going? अभी जो रेसलिंग हो रही है उसमें भी वो गोरी औरतें उनके सामने झंडे ले लेके आधे कपड़े पहन के चल रही हैं। दिस इज द मॉडर्न कल्चर, दिस इज मॉडर्निटी। हम लोग जो पार्टीशन के आसपास पैदा हुए,
हमने कभी नहीं सोचा था कि शिक्षा आने के बाद ये होगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि इसको विकास कहा जाएगा, इसको मॉडर्न कहा जाएगा, इसको अमीर लोग हमारे ऊपर थोपेंगे। हम तो सोचते थे जब लोग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, टेलीविजन आ जाएगा, सब फट ठीक हो जाएगा, जातिवाद भाग जाएगा, पितृसत्ता छुप जाएगी, रेसिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन कैपिटलिज्म इन सब पर पनप रहा है। और दोस्तों, इसका मतलब है कि जब तक ये पैराडाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तब तक पेट्रियार्की कहीं नहीं जा सकती। इससे लड़ना भी पड़ेगा। अब किस किस चीज से हम लोग लड़ेंगे? हमारे तो बाल सफेद हो गए 40 साल में। समझ में नहीं आती कि कितना तो हमने सुधारा है और कितना बिगाड़ा है। अब दोस्तों, जो बात आती है वो ये है कि पितृसत्ता आई कहां से, क्यों आई? कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राकृतिक है, बायोलॉजिकल है, भगवान की बनाई है। तो वो कहते हैं कि साहब सबसे पहले एडम जी पैदा हुए और उनकी एक फालतू पसली थी, स्पेयर रिब, उससे ईव बनी। अब आप देख लो, मतलब क्या क्या कहते हैं ये, और अभी भी चल रहे हैं। यू कैन यू इमेजिन? साइंस पढ़ने वाले लोग संडे को जाके ये कहते हैं कि साहब वो स्पेयर रिब से निकली ईव। ये मानते हैं कि जिस दिन इंसान पैदा हुआ, पितृसत्ता उसके साथ पैदा हुई। इसका मतलब है जब इंसान खत्म होंगे तभी पितृसत्ता खत्म होगी। जो चीज प्रकृति की बनाई है वो प्रकृति ही बदलेगी। तो इसमें तो पितृसत्ता का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक इलाज है, करवा चौथ करो, पूजा करो पति परमेश्वर की, और उम्मीद करो कि अगले जन्म में आप लड़के पैदा होगे और वो कमबख्त औरत बनेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इसको नहीं मानती। हम नारीवादी इसको नहीं मानते। हमने सब जगह से सीखा, फ्रेडरिक एंगल्स से सीखा, कार्ल मार्क्स से सीखा, और हम ये मानते हैं कि पहले 95% टाइम इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, 95 से भी ज्यादा इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पेट्रियार्की नहीं थी। पेट्रियार्की अभी पैदा हुई है, 3000 से 5000 साल पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। कहां कितनी पुरानी है वो डिपेंड करता है कि वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी कब आई। तो हम इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ जोड़कर देखते हैं और हम मानते हैं कि ये हमारी बनाई बीमारी है, और अगर हमारी बनाई है तो अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें तो इसको खत्म कर सकते हैं। हम लाचार नहीं हैं। और मैं मानती हूं कि साउथ एशिया में, खासतौर से इंडिया में, पेट्रियार्की ज्यादा भयंकर है, क्योंकि कास्ट भी है यहां। कास्ट प्योरिटी के लिए पेट्रियार्की आवश्यक है। तो इतना भयंकर रूप आपको पेट्रियार्की का दुनिया में शायद कहीं और दिखे जितना मेरे भारत महान में दिखता है। तो हमारे संविधान ने इसके ऊपर जरूर चोट की और कहा कि सब बराबर है, औरत मर्द, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान। ये बहुत बड़ा एक अस्त्र है हमारे पास, बहुत बड़ी चीज है ये। अगर हम इसको अपना सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक ग्रंथ माने, सामाजिक ग्रंथ माने, और हर चीज जो इसके खिलाफ जाती है, कन्यादान, करवा चौथ, अंतिम संस्कार, ये सारी चीजें ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, लास्ट ईयर क्या हुआ, मुझे एक इनविटेशन आया बेंगलोर से
कि कमला जी, हमारे यहां एक नया कानून बन रहा है अंधविश्वास के खिलाफ, अगेंस्ट सुपरस्टिशन। तो आप ऐसा करो, यहां आओ और एक भाषण दो कि पेट्रियार्की इज ए सुपरस्टिशन। तो इसको डिफाइन करो, और है ही सुपरस्टिशन, मतलब जातिवाद, पेट्रियार्की, दीज आर ऑल सुपरस्टिशंस, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो इनको सब सुपरस्टिशन कह के इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ओम स्वाहा। तो ऐसा करना पड़ेगा। अब पुणे में हो सकता है, दिल्ली में नहीं होगा। तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। और आजकल मैं तो ये कह रही हूं दोस्तों, हिंदुस्तानियों से, कि देखो, अगर आप औरतों को बराबरी नहीं दे सकते, दलितों को समानता नहीं दे सकते, तो एक काम करो, संविधान बदल दो। इतनी हिम्मत करो कि संविधान में लिख दो कि हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं है समानता की। ये दोनों चीजें मत करो। एक तरफ ये सोशल कल्चर, एक तरफ ये जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन। हमें स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, औरतों को भी स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, मर्दों को भी स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया छुड़ाइए, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाइए या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलिए, वरना नहीं चलने वाला। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक चीज जिस पे बहुत काम हम लोग कर रहे हैं, और कल बैठ के इस पर हम 2-3 घंटे बात करने वाले हैं, वो ये है कि ज्यादातर हम कहते आए हैं कि पितृसत्ता का बुरा असर औरतों पर कितना पड़ता है, लड़कियों पर कितना पड़ता है। मगर फॉर्चुनेटली पिछले 20, 25, 30 साल से हमने इस पे काम शुरू किया है। यहाँ भी सम्यक, आनंद वगैरह इस पे काम कर रहे हैं, दिल्ली में इस पे काम हो रहा है कि पितृसत्ता का लड़कों और पुरुषों पर, और मैंने सुना कि अभिव्यक्ति वाले और लोकायत वाले भी इस पे काम कर रहे हैं। अब अगर मैं इस पर डीपली सोचूं और स्पिरिचुअली सोचूं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि पितृसत्ता जितना पुरुषों का नुकसान कर रही है, उतना औरतों का नुकसान नहीं कर रही स्पिरिचुअली। मैं ये मानती हूं आजकल। इस पे बाद में आऊंगी, जरा सा मैं बता दूं कि कैसे अगर लड़की को रोका जाता है तो लड़कों को भी रोका जाता है पेट्रियार्की में। उन्हें रोने नहीं दिया जाता। मां मर गई, कहते हैं कि तू लड़का है, तू नहीं रोएगा। उस बेचारे 4 साल के लड़के को अंधेरे से डर लगता है। बाप कहता है तू अंधेरे में जाएगा, वो कहता है पापा डर लग रहा है, और एक थप्पड़ पड़ता है पापा से, लड़का है तू डरेगा नहीं। वो रोना चाहता है, रो नहीं सकता है, डरना चाहता है, डर नहीं सकता है। वो कहना चाहता है कि आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, ही कांट से दैट। उसका इमोशनल कैस्ट्रेशन हो जाता है। अपनी इमोशन समझता ही नहीं है बेचारा। वो पोएट बनना चाहता है, वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन पिताजी की तो परचूनी की दुकान है, दाल बेचते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं तू दाल बेचेगा, तू घर का धंधा चलाएगा, तू रोब जमाएगा। वो बेचारा 14 साल का है, अच्छा खासा लड़का है, हिंसक नहीं है। उसका पीयर ग्रुप कहता है कि सिगरेट पी क्या, कि नहीं अच्छी नहीं लगती। अब लड़की है कि लड़का है, जबरदस्ती सिगरेट पियो। लड़की छेड़ी, नहीं मैं लड़की नहीं छेड़ता। अबे लड़की है कि लड़का है। हर चीज उससे बदतमीजी की करवाई जाती है, फिल्में बनाई जाती हैं। बदतमीज दिल, माने ना, पुलिस थाने जाएगा, 1 मिनट में मान जाएगा, 1 मिनट में। दबंग, डॉन, बदतमीज, ग्लोरीफाइंग बदतमीजी, ग्लोरीफाइंग दबंगीपन, ग्लोरीफाइंग एवरी फिल्थी थिंग। व्हाट इज द रिजल्ट? पेट्रियार्की पुरुषों को इतनी प्रिविलेजेस देती है
वो सिर्फ 50% है। 90% पार्लियामेंट सीटों पे बैठे हैं, 99% सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठे हैं, 99% दुनिया भर की और चीजों पे बैठे हैं। और शायद इस प्रिविलेज की वजह से वो नहीं सोच पाते कि सिर्फ 50% है, मगर 100% रेपिस्ट पुरुष हैं, 99% टेररिस्ट पुरुष हैं, 95% से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स पुरुष हैं, क्रिमिनल्स पुरुष हैं, ड्रग एडिक्ट्स पुरुष हैं, शराबी पुरुष हैं। ये क्या आंकड़े हैं? अमेरिका में हर हफ्ते एक लड़का 12, 14, 15, 16, 20 का बंदूक उठाता है, 10-15 को मार देता है। आपको क्या लगता है कि वो ऐसे पैदा होते हैं? ऐसे पैदा नहीं होते। 12 साल में पेट्रियार्कल फैक्ट्री उनको ऐसा बना देती है, उनसे उनकी मानवीयता खींच लेती है, उनकी ह्यूमैनिटी ले लेती है। आप सोचिए उस आदमी को जो एक औरत का बलात्कार कर सकता है। एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म की औरत का बलात्कार करता है। थिंक अबाउट हिज साइकोलॉजी। ही हेट्स दैट वुमन, ही हेट्स दैट रिलीजन। अगर मैं औरत हूं और किसी को हेट करती हूं तो कसम से उसकी तरफ देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर वो पुरुष क्या करता है? अपने लिंग को हथियार बनाता है और उससे उस पर वार करता है। तो क्या रिश्ता है उसका अपने लिंग से? क्या रिश्ता है अपने शरीर से? क्या उसी लिंग से बाद में अपनी पत्नी के साथ सोएगा? क्या उसी लिंग से अपने बच्चे पैदा करेगा? क्या रिश्ता है उसकी फीलिंग्स से? क्या रिश्ता है अपने बच्चे से? कभी किसी औरत की कोख में छोड़ आएगा जिसका बलात्कार किया। कभी वियतनाम वॉर में अमेरिकी सोल्जर वियतनामीज औरतों की कोख में बच्चे छोड़ आएंगे। पाकिस्तानी सोल्जर्स बांग्लादेशी औरतों के पेट में कोख में बच्चे छोड़ आएंगे। तो ना इमोशन से रिश्ता, ना शरीर से रिश्ता, ना आने वाली पीढ़ी से रिश्ता, तो किस चीज से रिश्ता बचा? और दोस्तों, मैं मानती हूं कि आज दुनिया में जितनी बड़ी समस्याएं हैं उनके पीछे है डोमिनेंट अग्रेसिव मैस्कुलिनिटी। हर एक के पीछे, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो युद्ध है, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मदर नेचर है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, इस सब के पीछे एक चीज है, लव ऑफ पावर। बुश को अपनी पावर पसंद है, पति देवता को अपनी पावर पसंद है, ब्राह्मण को अपनी पावर पसंद है, एक स्ट्रांग औरत को अपनी पावर पसंद है। हम भी मैस्कुलिन हो सकती हैं, ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है। मर्द भी फेमिनिन हो सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं, जैसे बुद्ध हुए। अगर बायोलॉजिकल होता तो दुनिया में बुद्ध पैदा नहीं हो सकते थे। अगर बायोलॉजिकल होता तो दुनिया में गुरु नानक पैदा नहीं हो सकते थे, ज्योतिबा फूले पैदा नहीं हो सकते थे। बायोलॉजिकल नहीं है, हम बना रहे हैं। औरतों को दबना सिखा रहे हैं, लड़कों को वो सिखा रहे हैं। मगर आज की औरत तो दबना नहीं सीख रही। इसलिए क्या हो रहा है? विदेशों में 50% मैरिजेस आर टर्निंग इनटू डिवोर्सेस। हिंदुस्तान में भी परसेंटेज रोज बढ़ेगी, क्योंकि अगर पितृसत्तात्मक पुरुष मिलेंगे हमें तो हमारा दिमाग खराब है कि शादी करेंगे। आप बताओ, आर वी मैड? भाई मालिक चाहिए, बॉस चाहिए तो दफ्तर में चलेगा। अब घरों में बॉस नहीं चलेगा दोस्तों, घरों में तो पार्टनर ही चलेगा। तो हमारी बेटियां अब पति नहीं चाहती, मालिक नहीं चाहती, जीवन साथी चाहती है, जो खाना बना सके, जो बच्चों को देख सके,
आज हमसे नौकरी भी करवाएंगे और घर का काम भी पूरा करवाएंगे। अब कब कितना, मतलब आप सोचिए तो सही, हम मर जाएं क्या यार इनके लिए, तबाही हो जाएंगे। वी रिफ्यूज। और मैंने लिखा निर्भय के बाद कि हवाओं से बन रही हैं बेटियां, हवाओं से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेखौफ चलने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। परिंदों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें उड़ने में मजा आता है। परिंदों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें उड़ने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना। और सूरज से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है। सूरज से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं हरदम बादलों से ढका होना। और पहाड़ों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें सर उठा जीने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं सर को झुकाकर जीना। अगर लड़कियां ऐसी बन रही हैं तो लड़कों का क्या होगा? उनको बदलना होगा। और पेट्रियार्की का उल्टा क्या है? मेट्रियार्की है क्या? नहीं, निमोनिया का उल्टा मलेरिया नहीं है, निमोनिया का उल्टा है गुड हेल्थ। तो पेट्रियार्की का उल्टा है इक्वालिटी। और दोस्तों, मैं मानती हूं कि स्त्री पुरुष समानता की लड़ाई स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई नहीं है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई होती तो मिस्टर ज्योतिबा फूले क्यों हमारे लिए लड़ते? मिस्टर बुद्धा ने क्यों औरतों को संघा में आने की इजाजत दी होती 2500 साल पहले? क्यों प्रॉफिट मोहम्मद ने औरतों को ऐसे हकूक दिए होते जो किसी और धर्म ने नहीं दिए? तो स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई ये है ही नहीं। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक कहती है पितृसत्ता बेटर है, दूसरी कहती है कि नहीं नहीं, इक्वालिटी बेटर है। और दोनों तरफ स्त्रियां और पुरुष बैठे हैं। पितृसत्ता के हक में भी स्त्रियां हैं और फेमिनिज्म के हक में पुरुष हैं। इस हॉल में देख लीजिए। तो आज ये लड़ाई पुरुषों को बहुत जोर से लड़नी है। कुछ लोग, अब जैसे यूनिफेम ने, ये यूएन विमेन ने आजकल एक नया नारा लगाया है, ही फॉर शी। अब हमारे को वो पसंद नहीं है, ही फॉर शी मतलब फिर से ही हमको प्रोटेक्ट करेगा। अरे हमने देख लिया यार आपका प्रोटेक्शन, आप हमें रहने दो, आप हमें रहने दो, हम तो प्रोटेक्ट कर लेंगे अपने आप को, आप खुद को प्रोटेक्ट करो। आप पेट्रियार्की से खुद को बचाओ, आप अपनी इंसानियत बचाओ, आप अपनी ह्यूमैनिटी बचाओ। आप देखो कि पितृसत्ता आपका क्या बैंड बजा रही है। हस्बैंड नहीं हो, बैंड बज रहा है आपका, आपका बैंड बज रहा है। आप उसको देखो और हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई में। नॉट मेन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वी वांट मेन अगेंस्ट वायलेंट मेन। आज लड़कों को पकड़ लो तो वायलेंस हम पे कौन करेगा? आज लड़के बदल जाए तो हम पर वायलेंस कौन करेगा? तो दोस्तों, समानता की तरफ मिलकर चलना है। आज जरूरत है मेंस मूवमेंट की। और अंत में 1 मिनट में बोलूंगी, मेरा हो गया 1 घंटा। एक नारा लगाऊंगी, आजादी का नारा। मैं दक्षिण एशिया में काम करती हूँ और ये नारा मैंने पाकिस्तान की फेमिनिस्ट मूवमेंट से सीखा। आजादी आप सबको आता होगा, अगर मूवमेंट में हो तो आता होगा।
तो मेरी बहनें लेंगी, मेरे भाई लेंगे। बेटी का नारा, नारी का नारा, किसान का नारा, दलितों का नारा हम लेके रहेंगे। जरा जोर से बोलो। पुरुषवाद से लेंगे, ब्राह्मणवाद से लेंगे। फ्रॉम पेट्रियार्की, फ्रॉम ऑल हायरार्की, फ्रॉम मोनोकल्चर्स, फ्रॉम मीडिया वल्चर्स, फ्रॉम न्यूक्लियर ब्लंडर, फ्रॉम रेप एंड प्लंडर। वी लव इट मैडली। हंसने की लेंगे, गाने की लेंगे, चलने की लेंगे, हम लेके रहेंगे।